नमस्कार, वेलकम टू सरल एस्ट्रो। आज बात करते हैं सूर्य के उत्तरायण के विषय में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वर्तमान समय में सूर्य धनु राशि में संचरण कर रहे हैं और बस कुछ ही क्षण में सूर्य अपने पुत्र की राशि और काल पुरुष की 10वीं राशि मकर राशि में उनका गोचर होने जा रहा है। तो आइए समझते हैं इस उत्तरायण काल का शास्त्रों में क्या मत है, इस विषय पे संपूर्ण चर्चा। देखिए, समझते हैं उत्तरायण का सारा विज्ञान। सूर्य उत्तरायण हुए हैं, ठीक है। मकर राशि से ये उत्तरायण की तरफ रहते हैं, मतलब उत्तर दिशा की ओर तरफ रहते हैं। लेकिन अगर कालपुरुष में देखा जाए तो मकर राशि दक्षिण दिशा में आती है, लग्न पूर्व दिशा है और सप्तम भाव पश्चिम दिशा है, चतुर्थ भाव उत्तर दिशा है और दक्षिण दिशा जो है वो मकर राशि है। फिर भी सूर्य का यहां गोचर उत्तरायण कहलाता है। देखिए, सूर्य बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि को छोड़ के मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। सूर्य जब बृहस्पति की दोनों राशियां में रहते हैं, मतलब मीन राशि में रहते हैं और धनु राशि में रहते हैं, तो इसे गुरु आदित्य दोष कहा गया है ज्योतिष शास्त्र में। गुरु देव गुरु बृहस्पति को बोलते हैं और आदित्य भगवान भुवन भास्कर यानी सूर्य नारायण को बोलते हैं। जब बृहस्पति भी सूर्य की राशि में आते हैं तो उसे सिंहस्थ बृहस्पति का दर्जा दिया जाता है। सिंह राशि में जब प्रवेश करते हैं और ऐसे कार्य में, ऐसे समय में विवाह आदि कार्य को वर्जित कहा गया। आखिर इसके पीछे का पूरा विज्ञान है क्या, इस तथ्य को समझते हैं। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बृहस्पति जो है वो ज्ञान का प्लेनेट है, साथ ही साथ वो जीव कारक भी है। वो जीव को प्रदर्शित करते हैं। संपूर्ण जगत में जितना भी जीव आप देख रहे हैं वो बृहस्पति के नियंत्रण में आता है और बृहस्पति साथ ही साथ आकाश तत्व को नियंत्रण करते हैं। 5 तत्व में बृहस्पति को आकाश तत्व दिया गया है क्योंकि आकाश तत्व बृहत होता है, ठीक है। इस सारे आकाश तत्व में ही सारे तत्व पाए जाते हैं, 5 तत्व 4 तत्व पाए जाते हैं। इसलिए बृहस्पति का आकार भी बड़ा है और बृहस्पति का दर्जा भी बड़ा है। जैसे जिस प्रकार से गुरु का दर्जा बड़ा है हमारे समाज में, उसी तरह नवग्रहों में बृहस्पति का दर्जा बहुत बड़ा है, क्योंकि बृहस्पति का मतलब भी होता है बृहत, बड़ा। जब बृहस्पति की राशि में सूर्य संचरण करते हैं तो धनु खरमास कहा जाता है जब धनु राशि में होते हैं, और जब मीन राशि में होते हैं तो मीन खरमास कहा जाता है। इस अवधि काल में विवाह आदि शुभ कार्य, मांगलिक कार्य वर्जित कहा गया है। ऐसा इसलिए कहा गया कि देव गुरु बृहस्पति की राशि में जब आत्मा, सोल, जिसे सूर्य कहते हैं, सूर्य क्या है? सोल है ना, आपका आत्मा है, संपूर्ण जगत की आत्मा। जब सूर्य ज्ञान की राशि में जाते हैं तो उस समय पूजा पाठ प्रतिष्ठान करने का समय है, ठीक है, ना कि किसी शुभ कार्य और मांगलिक कार्य जो भोग आदि को प्रदर्शित करते हैं उस कार्य में फंसने का समय है। इस समय किया गया जब तब ध्यान बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। इसलिए शास्त्रकारों ने कहा कि जब भी धनु का खरमास लगे या मीन का खरमास लगे, मांगलिक कार्यों को वर्जित कर दिया जाए। और ये पूजा पाठ जब आदि हवन, इसको बढ़ावा दिया गया इस समय, क्योंकि ये जो 2 मास है ना 12 महीनों में, मीन खरमास और साथ ही साथ धनु खरमास, ये 2 खरमास जो लगते हैं ये पूजा आदि अनुष्ठान के लिए बहुत ही अच्छा माना गया और जप के लिए तो बहुत ही अच्छा। अब समझते हैं कि सूर्य बृहस्पति की राशि छोड़ के, बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि में इनका संचलन चल रहा था, मंगल के साथ थे। वर्तमान समय में तो बुध भी है। अभी ये कुछ ही समय में मकर राशि में संचरण करने जा रहे हैं।
अपने पुत्र शनि के घर में संचरण करने जा रहे हैं। और इसी अवधि काल में संपूर्ण जगत मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। मकर राशि से ही मकर संक्रांति का जन्म हुआ है, क्योंकि मकर राशि में सूर्य का संक्रांति होता है। ठीक है, तो इस मकर संक्रांति को सूर्य जब जाएंगे, अभी वर्तमान समय में उत्तराषाढ़ा के पहले चरण में चल रहे हैं, और जैसे ही अभिजीत काल के आसपास में आएंगे उत्तराषाढ़ा के दूसरे चरण में, ये वर्गोत्तम होकर के संचरण करते हैं। उत्तराषाढ़ा के दूसरा चरण जो है मकर राशि का पहला चरण पड़ता है। जैसे ही उत्तराषाढ़ा के दूसरे चरण में जाएंगे ये वर्गोत्तम हो जाएंगे। नवांश कुंडली में ये भी रहेंगे मकर राशि में, और साथ ही साथ ये D1 चार्ट में भी ये मकर राशि में रहेंगे। तो वर्गोत्तम होकर ये संचरण गोचर करते हैं उस राशि में। शनि उनसे एक घर आगे बैठे हैं, कुंभ राशि में बैठे हैं। इस एक महीने में सूर्य अभी यही राशि में रहेंगे, मकर राशि में ही रहेंगे। तो जिस जातक की मकर राशि है, जिस जातक की मकर राशि है, उस पे सूर्य का संक्रमण हो रहा है, मतलब सूर्य उसी राशि में संचरण करने जा रहे हैं। तो ऐसा जातक जो मकर राशि का है, उसके लिए ये अवधि मान सम्मान प्रतिष्ठा और ख्याति के लिए रहेगा। पर इसके विपरीत भी हो सकता है अगर नकारात्मक प्रभाव में हो। ये दोनों चीज आपके जीवन में इस एक महीना में फलीभूत हो सकते हैं। ठीक है, सूर्य जो उत्तरायण हुए हैं, तो आप समझें शास्त्रों में इसका बहुत ही वर्णित है कि सूर्य उत्तरायण बहुत अच्छे होते हैं। तो क्या दक्षिणायन अच्छे नहीं होते हैं। दक्षिण दिशा में सूर्य हमेशा दिग्बली होते हैं, क्योंकि अगर आप सूर्य की गति को देखें तो सूर्य पूर्व से उदित होकर दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, और दक्षिण से पश्चिम की ओर होते हुए उत्तर की ओर होते हुए फिर वो पूर्व की दिशा में जाते हैं। तो अगर पूर्व दिशा में सूर्य का उदय हुआ है, तो पूर्व दिशा में वो बहुत ही कम समय तक रहते हैं, और सबसे ज्यादा समय वो दक्षिण दिशा की ओर बिताते हैं। समझ गए? सबसे ज्यादा समय अगर इंडिया की बात की जाए तो दक्षिण दिशा में सूर्य आपको नजर आएंगे। ठीक है, उसके बाद ये पश्चिम दिशा में आए थे, उस समय तो वो उतना प्रभाव में ही नहीं रहते शाम के काल में। फिर ये जब उत्तर की दिशा में होते हैं, उस समय इंडिया में रात्रि काल होता है। फिर ये पूर्व की दिशा में उदित होते हैं सूर्योदय से। ठीक है, तो दक्षिणायन सूर्य भी मजबूत कहे गए हैं। ऐसा नहीं कि उत्तरायण सूर्य ही बहुत मजबूत होता है। हाँ, निश्चित तौर पे खरमास से निकल के ये उत्तरायण होते हैं, इसलिए इस अवधि काल को, इस संक्रमण काल को बहुत ही अच्छा कहा गया है, क्योंकि काल पुरुष की 10वीं राशि में नैसर्गिक बलिग्रह सूर्य का संचरण होता है, इसलिए ये अवधि काल बहुत ही महत्वपूर्ण है। और शनि की राशि में जाते हैं, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजा शनि जो प्रजा का कारक है, उस राशि में जा रहा है, अपने कार्य क्षेत्र की ओर जा रहा है। सूर्य क्या है? नवग्रहों में राजा की संज्ञा प्राप्त है इनको। ठीक है, जब राजा अपने कार्य क्षेत्र की ओर बढ़ेगा तो इससे अच्छा अवधि क्या होगा। तो काल पुरुष की 10वीं राशि में जब इनका संचरण होता है, तो इस काल अवधि को समझते हैं कि इस गोचर से मेष से लेकर के मीन राशि वाले जातक के लिए क्या निकल के आया है। तो सर्वप्रथम बात करते हैं मेष राशि वाले जातक के लिए। मेष राशि के जातक को पंचमेश सूर्य का संचरण दशम स्थान में हुआ है, तो ये तो प्रबल राजयोग कारक है। पंचम और दशम का संबंध यानी केंद्र और त्रिकोण का संबंध बन रहा है ना। इसी तरह बात किया जाए तो वृष राशि वाले जातक, इनके लिए भी राशि से केंद्र और त्रिकोण का संबंध बन रहा है, क्योंकि चतुर्थे सूर्य का नवम भाव में गोचर हो रहा है। मिथुन राशि वाले जातक के लिए तृतीय सूर्य अष्टम भाव में गोचर करेंगे, तो वहां पे इनको सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, और बहुत ही जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव इस एक महीने में देखने को मिल सकते हैं। कर्क राशि वाले जातक के लिए दूसरे भाव का स्वामी सप्तम भाव में गोचर किया है, तो आप अपने व्यापार के लेकर के, साथ ही साथ आप अपनी पत्नी को लेकर के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। ठीक है,
सिंह राशि वाले जातक के लिए भी स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। साथ ही साथ फिजूल का लड़ाई झगड़ा मोल ना ले इस अवधि काल में, 1 महीने के। कुंभ राशि वाले कन्या राशि वाले, माफ कीजिए, कन्या राशि वाले जातक के लिए द्वादशे सूर्य का गोचर पंचम भाव में हो रहा है, तो संतान और एजुकेशन से जुड़ी समस्या हो सकती है, प्यार संबंधी समस्या भी हो सकती है। इसी तरह तुला राशि वाले जातक के लिए बात करें तो तुला राशि वाला जातक के लिए एकादश भाव के स्वामी होते हैं सूर्य और चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चतुर्थ भाव से प्रॉब्लम लाएंगे। अपनी माँ, अपनी गाड़ी और अपने घर का बहुत ही ख्याल रखिए और इस 1 महीने की अवधि में थोड़ा क्लेश होने की भी संभावनाएं बनती है। इसी तरह अगर बात करें वृश्चिक राशि वाले जातक, वृश्चिक राशि वाले जातक के लिए दशमेश का संचरण तृतीय भाव में हो रहा है, तो अपने कार्य क्षेत्र के लेकर के एक छोटा जर्नी हो सकता है आपके लाइफ में। भी 1 महीने में किसी यात्रा पे जा सकते हैं अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के, ठीक है। धनु राशि वाले जातक के लिए बात करें तो नवम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में गोचर कर रहा है, ठीक है। नवेश का द्वितीय भाव में गोचर, पिता की सेहत का बहुत ही ध्यान रखना है आपको, पिता संबंधी समस्याएं हो सकती है, साथ साथ यात्रा में भी कष्ट हो सकता है। इसी तरह अगर मकर राशि वाले जातक के लिए बात करें तो मकर राशि में अष्टमेश होते हैं सूर्य और अष्टमेश का गोचर आपके लग्न पे हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई पुरानी बीमारी है या कोई पुरानी समस्याएं चली आ रही है, वो रिपीट होकर आ सकती है। पर ये आपको घबराने की बात नहीं है, ये 1 महीना का ही गोचर होगा। इस 1 महीने में जो प्रॉब्लम है आना है आएगा, फिर ठीक हो जाएगा। कुंभ राशि वाले जातक के लिए अगर बात करें तो द्वादश भाव में इनका गोचर हो रहा है, वो भी सप्तमेश का द्वादश भाव में गोचर, तो कहीं ना कहीं पत्नी से संबंधित समस्या, व्यापार से संबंधित समस्या, पार्टनरशिप से संबंधित समस्याएं हो सकती है। मीन राशि वाले जातक के लिए अगर बात करें तो छठे भाव का स्वामी अपने से छठे जाकर के एकादश भाव में गोचर हो रहा है, तो एकादश भाव में क्रूर ग्रह का गोचर अच्छा माना गया है। पैसा आ सकता है आपके लाइफ में, कुछ नया गेन मिल सकता है, नौकरी से जुड़े हुए लोग हैं तो उनके लिए ये अच्छा अवधि रहेगा। ऋण में कहीं पैसा फंसा हुआ मीन राशि वाले जातक के लिए तो ये अवधि काल जो है वो पैसे के लिए बढ़िया हो सकता है, ठीक है। आज ये मेरा कार्यक्रम सूर्य के ऊपर था, सूर्य के गोचर के ऊपर था। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।